हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इन सब में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हालांकि चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का तो केमिस्ट्री में खूब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required, yeah, the amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of any compound is formed. 1 mole of any compound is formed from their elements in their most stable state. सिंपल सी बात है ये, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बहुत अच्छे। तो अब इस पे ज़्यादा चर्चा करने का समय है नहीं। अगला हेडिंग आपने डाला था क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लिखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लिखिए द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज ब्रैकेट में लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। द एंथैल्पी चेंज ब्रैकेट में लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। द एंथैल्पी चेंज ब्रैकेट में लिखेंगे द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड। द एंथैल्पी चेंज ब्रैकेट में लिखा हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व when 1 mole of a compound, when 1 mole of a compound is formed, when 1 mole of a compound is formed, when 1 mole of a compound is formed from its elements, from its elements। अब दोनों में क्या डिफरेंस दिखा? यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है सर, तो फर्क सिर्फ उतने का ही है कि वो जो बाद में बोला है ना, हाँ, एक होगा आपका वहां पर क्या? फ्रॉम देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, यहां पर होगा फ्रॉम देयर मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है ना। तो लिखिए व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस बीइंग, व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस बीइंग, जब सभी सब्सटेंस लिए जाएंगे, कैसे? व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। सबसे पहली बात इसको किसे लिखे? इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे आप डेल्टा एफ एच नॉट, डेल्टा एफ एच नॉट मतलब एंथैल्पी चेंज, लेकिन ये ऊपर की तरफ नॉट लगना मतलब क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने के इक्वल होगा? मतलब क्या चीज होगी? जब हम किसी कंपाउंड को फॉर्म कर रहे होंगे और सारे कंपाउंड जो लिया जा रहा है, जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो भी, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी, सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में पाए जाते हों। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब अब ये आप इसके सोचने लग जाएंगे कि सर किसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, किसकी स्टेबल स्टेट क्या होती है। अगर इसके बारे में सोचने लगे हैं आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड है, किस किस को याद करोगे कि कौन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में किस प्रकार से पाया जाता है और अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में किस तरह से पाया जाता है। ये आप नहीं सोचना है, ना चक्कर में पड़ना है, क्योंकि इस तरह की चीजें आएंगी नहीं। जब आएगा पेपर में लिख करके आएगा स्टैंडर्ड, अगर उसने पूछा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो वो अपने आप ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखे होंगे। उसने सारे के सारे एलिमेंट्स को किस में दे रखा होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं आपको बार बार कह रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टेबल फॉर्म में फर्क है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने कहा कैल्शियम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, तो मतलब प्योर कैल्शियम लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टेबल फॉर्म में ले रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी कैल्शियम अच्छी खासी क्या होता है? स्टेबल होता है। समझ में आ रही बात ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर होगी ये चीजें कि आखिर इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। फर्क दोनों में कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, एक को डेल्टा एफ एच से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को डेल्टा एफ एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वहां भी हमने 1 मोल का फॉर्मेशन किया था और यहां भी 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिखेंगे H2 प्लस हाफ ऑफ O2। अच्छा, H2 की स्टैंडर्ड फॉर्म गैस, वैसे तो मोस्टली चीजों की स्टैंडर्ड फॉर्म और उनकी स्टेबल फॉर्म सेम ही होती है, समझ गए ना, क्योंकि जब वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं तभी वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। तो H2 प्लस हाफ ऑफ O2, O2 क्या है? गैस। क्या बना? बोलो इससे क्या बनेगा? H2O। H2O किस फॉर्म में बनना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में बनना चाहिए। तो डेल्टा एफ एच नॉट कितना होगा इसका? डेल्टा एफ एच नॉट इज इक्वल टू माइनस का 285.8 किलो जूल पर मोल, 285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। बताओ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई या एंडोथर्मिक?
एक्सोथर्मिक है, क्योंकि डेल्टा एच जब अलग से लिखा गया हो तो ये डेल्टा एफ एच नॉट का मतलब ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, वाटर के फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कितनी, -285.8 किलो जूल पर मोल। हाँ बोलो। इसमें सेम ना हो, देखो सबसे पहली बात यह है कि आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप इस बारे में सोचिए नहीं, क्योंकि मैं भी अगर इस बात को सोचने पे आ जाऊंगा कि कौन सी स्टेट उसकी सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड स्टेट होती है या कौन सी सबसे स्टेबल, आप तो ये मान के चलो कि अगर उसने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा तो बस उसी चीज को निकालना है जो आप पहले निकाल रहे थे, बस इस पे क्या लगा देना है, ऊपर नॉट लगा देना है, ठीक है ना, डेल्टा एफ एच नॉट। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है डेफिनेशन लिखते समय गलती ना करना। अगर डेफिनेशन दोनों की अलग अलग आई तो एक में लिखना इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट और एक में लिखना इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, बस। यानी जो एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, अच्छा एक बात और है इसमें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, वो अपनी सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होने चाहिए, और जो आपका बन रहा है वो जरूरी नहीं है कि अपनी स्टेबल फॉर्म में आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर सब के सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में आने चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो आपका प्रोडक्ट के साइड भी आएगा वो भी क्या ही होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट। हमने भले ही ली हो यहाँ पर गैसेस, रिएक्शन हमको कैसे करानी है, दो गैसेस लेकर के हमने रिएक्शन कराई H2 + ½ of O2, लेकिन जो बनाया वो लिक्विड बना। यानी ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन लिक्विड स्टेट में हो, क्योंकि लिक्विड स्टेट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर। लिक्विड स्टेट ही उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट भी होती है और लिक्विड स्टेट उसकी स्टैंडर्ड स्टेट भी होती है। बात समझ में आ गई ना। और ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं, तुम कैसे जानोगे, मान लो मैं ही हूं, मैंने भी बहुत सारे नहीं देखे हैं, मैं कहने लगूं इथेनॉल। अब इथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, तो अब इथेनॉल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में भाई लिक्विड पाया जाता है या गैस पाई जाती है। फिर उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, हमने और बहुत सारे कोई ले लिया एल्डिहाइड, हमने उसके बाद कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी फॉर्म कर रहे हैं। पोटेशियम नाइट्रेट अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा या सॉलिड फॉर्म में, तो सबको हमें सबकी जानकारी नहीं है ना, हम वो जानकारी कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका है कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही होगी तो डेल्टा एफ एच नॉट, और अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही होगी तो डेल्टा एफ एच ओनली। क्लियर। इससे ज्यादा जरूरी इस पे फोकस करो कि कल अगर वो आपसे पूछने लगा ये रिएक्शन ना दे करके, उसने आपसे कहा H2 + ½ of नहीं H2 सॉरी देखिए, उसने आपसे कहा 2H2 + O2, 2H2 + O2 गिव्स आउट क्या बनेगा, 2H2O, 2H2O प्लस हीट कितनी ले ली हमने, Q। मान लेते क्यों ले लिया, अभी क्योंकि हमें पता नहीं है। जब तक पता नहीं होगी तब तक बहुत चालाकी दिखाना कि अगर बस इतना पता रहे कि हाँ यहाँ पर हीट निकल रही है या नहीं निकल रही है, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर उसने दी है तो यहाँ पर +Q लिख दिया। अब वो अगर हमसे पूछने लगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड, अच्छा एक और काम की बात, वो यहाँ पर खुद बताएगा आपको कि ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। वैसे भी इन दोनों में से एक ही पूछी जाती है ज्यादातर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जिक्र कब आता है, बहुत कम, ठीक है ना। तो मेन मुद्दा क्या है, अगर वो हमसे पूछने लगा व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, दोनों सेम ही बात होंगी, बस फर्क क्या है, सिंबल का फर्क आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, डेल्टा एफ एच कितना होगा, बोलो बोलो ना यार, -Q। किसी को डाउट है इसमें, श्योर हो ना। पर मुझे डाउट है, तुम लोग यार देखो, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि कहां जहां फोकस करना चाहिए फोकस नहीं करते, जहां फोकस नहीं करने वहां कर रहे हो, मतलब बेकार की बातों में नहीं ध्यान देना, इस पे ध्यान लगाओ। कितनी मोटे शब्दों में लिखवाया, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नहीं समझे, 1 मोल फॉर्मेशन की बात हो रही है, नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहां मैंने क्या दिया, रिएक्शन 2 मोल की। सही मायनों में ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है। इस फॉर्म में रिएक्शंस को नहीं लिखना चाहिए, पर वो मजबूरी है मेरी उस फॉर्म में लिखना, कारण क्योंकि मुझे इधर क्या बनाना था, 1 मोल का फॉर्मेशन करना था। अगर हमने स्टोइकोमेट्री पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि 1 मोल हाइड्रोजन और ½ मोल ऑक्सीजन लेकर 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन किया जा सकता है, लेकिन सही स्टोइकोमेट्री कहती है कि 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन लेकर 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन किया जा सकता है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि 2 मोल ही है हमारे पास, जब हमारे पास 2 मोल मौजूद नहीं होंगे हाइड्रोजन के तो हमारी मजबूरी हम ½ मोल ही बना के काम चलाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, हमारे पास 2 मोल बनाने लायक हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, तो क्या रिएक्शन नहीं होगी, होगी। तब भी बताया था ना ये बात भी कि अगर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब मान लो कि मैंने कहा N2 + CH2 गिव्स आउट 2NH3, नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल मिलाकर 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बच्चों अगर मेरे पास नाइट्रोजन का 1 मोल मौजूद ही ना हो, 1/4 मोल मौजूद हो,
नाइट्रोजन का 1 मोल का मतलब होता है 34 ग्राम नाइट्रोजन होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं कितना 28 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14, तो नाइट्रोजन मैंने लिया N2 की फॉर्म में, तो N2 का हो जाएगा 28, तो 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 1 मोल N2 का मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम। क्लियर है ना? तो 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलाकर 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। लेकिन मेरे पास केवल 1 ही ग्राम नाइट्रोजन है, तो क्या अमोनिया नहीं बना सकते? तब भी बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सर हमने कहा 1 लीटर दूध में इतना पानी मिलाकर और इतना चीनी मिलाकर इतनी पत्ती मिलाकर इतनी चाय बनती है, तो भाई ठीक है, वो तो एक हमें रेसिपी बता दी कि इतना अगर ये होगा तो ये इतना, फिर वो इसी रेशो में सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन क्या 1 कप दूध से चाय नहीं बना सकते? तो भी बना सकते हैं। 1 लीटर होना जरूरी तो नहीं है ना। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये 2 मोल होने जरूरी नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शन कहती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय उसको ऐसे लिखना चाहिए। केमिकल रिएक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय कभी 1/2, 7/2, 3/2 ऐसे नहीं लिखा जाता। पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया जाता है। जैसे मान लो इसमें मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन के आ गई। लेकिन अब कितने मोल का फॉर्मेशन हुआ? 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को अब हम क्यों नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे डेल्टा FH इक्वल टू -Q/2। नहीं समझे? बोलो क्यों? क्योंकि सर जब 2 मोल फॉर्म हो रही है तो कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, कैपिटल Q। 2 मोल H2O के फॉर्मेशन में कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, Q। तो सर 1 मोल के फॉर्मेशन में कितनी होगी, Q/2, उसकी आधी। अब आई बात समझ में? अभी तो कोई डाउट नहीं है? पक्का? बहुत अच्छे। एक और बात बताओ, अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर बताओ। 1/4H2 प्लस 1/4H2 प्लस 1/8 O2 गिव्स आउट 1/4H2O प्लस Q। अब इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ। अगर इसका प्लस Q दिया है तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस Q/4 -4Q -Q एंड नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन है। -4Q। रीजन क्या होगा? क्योंकि सर ये जो मुझे दिया है इसको देखना है, इनको भी नहीं देखना है, इसको देखना है जिसका फॉर्मेशन कर रहे हैं ये। तो हमने कहा सर 1/4 मोल के फॉर्मेशन में इतनी हीट इवॉल्व हो रही है। अच्छा ये हीट इवॉल्व हो रही क्यों हो रही है वैभव, क्यों हो रही है हीट इवॉल्व बताओ? एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक? वाटर का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? हाँ एक्सोथर्मिक। मन क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। मन क्या कह रहा है, बार बार कह रहा हूं, दिमाग तो कह रहा है, साफ साफ दिख रहा है, उसकी चिंता मत करो, तो दिख रहा है कि एक्सोथर्मिक है। मन क्या कह रहा है, मन भी यही कह रहा है। चलो ठीक है, तब तो ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्यों कह रहा है आपका मन ऐसा? क्योंकि सर जो रिएक्टेंट यूज किए गए हैं वो गैसियस फॉर्म में है, और सर जो फॉर्म हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में है। जब तक हम उनके अंदर से हीट निकालेंगे नहीं तो तब तक वो आपस में मिक्स होकर के अपनी लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए उससे हीट ली जाती है, उससे हीट निकाली जाती है, और किसी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में लाने के लिए हीट दी जाती है। इसका मतलब जब हम वाटर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो इतना अमाउंट ऑफ हीट निकालना पड़ेगा, तब वो जाकर के लिक्विड फॉर्म में आएगा। और लिक्विड को जब हम फ्रीज कर रहे होंगे, सॉलिड फॉर्म में बर्फ जमा रहे होंगे, तो इससे और ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? हीट रिमूवल से चीजें गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट की ओर जाती हैं, और हीट गिवन से चीजें सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस फॉर्म की ओर जाती हैं। हीट पाने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है, गर्माहट में गर्मियों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात ना? अभी देखना सर्दी सर्दी बड़े आराम से बैठोगे आप, किसी 5वें को भी कह दोगे, ठीक है ना, इतने मोटे मोटे स्वेटर पहन के आओगे, मोटी मोटी जैकेट पहन के आओगे, 4 लोग आराम से बैठोगे सीट पे, और 4 लोग बैठने के बाद भी एक आध को अगर कोई और बैठाना पड़ जाए बैठा लोगे। लेकिन गर्मियां होती है तो 3 के बैठते कहने लगता है अरे भैया, अरे यार थोड़ा इधर खिसक के बैठो। मतलब गर्मी में क्या हो रहा है, आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मतलब 2 के बीच का, इंटर में एक नहीं होता, इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल होता है, इंटर में 2 मॉलिक्यूल के बीच की बात होती है। समझ में आ गई बात ना? तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाता है, गर्माहट पा करके बढ़ जाता है, तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है। क्लियर है? पकड़ पा रहे हो? बहुत अच्छे। उसी तरह हीट निकाल लेने से गैस लिक्विड और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये मेरा मन भी यही कह रहा है, और मतलब वो तो खैर रियलिटी तो वो है ही, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें हमें लगती कुछ और हैं और होती कुछ और हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका मन भी यही कह रहा है तो फिर ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉब्लम में नहीं है। लेकिन अभी मैंने क्या पूछा, अब आप इसको देखो। तो सर मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, वो आपको दे देगा ये रिएक्शन और यहाँ लिखेगा उसकी वैल्यू। मैं तो क्यू दे रहा हूँ और क्यू भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
उसने क्यू दिया तो फिर ऐसे ही ऑप्शन बनाएगा 4, जैसे मैं बता रहा हूं कि 4q q/4, मतलब q/4 4q माइनस q, ठीक है ना। और इस तरह से प्लस या माइनस में बदल करके 2 प्लस में दे देगा, 2 माइनस में दे देगा, एक दे देगा प्लस का 4q, एक दे देगा माइनस का 4q, एक दे देगा माइनस का q, एक दे देगा प्लस का q, ऐसे करके मतलब 4 ऑप्शन बना देगा। आपको सोचना यही है कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। हम निकालना चाह रहे हैं सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बड़े मोटे मोटे शब्दों में लिखवाया गया, बात ध्यान रखना है 1 मोल के फॉर्मेशन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो या जितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो, दोनों बातें हैं, एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ उस वैल्यू को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सर 1/4 मोल के लिए Q, तो इसका मतलब 1 मोल बनाना पड़ेगा, तो 4 निकलेगी हीट, ठीक है ना। अगर 1/4 में इतनी निकल रही है, 1/4 बनाने पर इतनी हीट इवॉल्व हो रही है, तो इसका 4 गुना बनाना पड़ेगा ना। 1 मोल का मतलब इसका 4 गुना बनाना पड़ेगा, और इसका 4 गुना बनाएंगे तो 4 गुनी हीट भी निकलेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -4Q। अब बताओ बात समझ में आएगी नहीं? हो गया क्लियर? बहुत अच्छे, नेक्स्ट डालो, ठीक है, बस इतना काफी है। बार बार कह रहा हूं, अभी इनको इतना ही समझो, मैं न्यूमेरिकल में चीजें और क्लियर कर दूंगा आपकी, परेशान मत होइए, ठीक है ना। हालांकि इसके न्यूमेरिकल मोस्टली लोग कराते नहीं हैं, नोट करना है इसको, जल्दी करो। नेक्स्ट डालिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, enthalpy of reaction, the amount of heat absorb or evolve, नंबर ऑफ, क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। आपकी बात ब्रैकेट में लिख लीजिए एंथैल्पी चेंज। इनको तुम क्या भी कर सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो, मतलब पहले लिख सकते हो द एंथैल्पी चेंज और फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, ब्रैकेट में लिखा एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when a product is formed, when a product is formed by its reactants, by its reactants, product is formed by its reactants in balanced chemical equation, in balanced chemical equation, in balanced chemical equation, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बार फिर सुनो, इसने कहा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ऐसे लिखवाना शायद, व्हेन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिएक्टेंट्स या फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बड़े काम की बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, फॉर्मेशन यहां भी हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन यहां भी हो रहा है, लेकिन बात हो रही है केमिकल रिएक्शन की। तो दो बातें होती हैं, एक होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एक होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब स्पेशली 1 मोल के लिए होती है। अब बताओ क्या मतलब है, समझ गए ना। अब ये दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन बस क्या होगा, क्या होगा, फर्क आ जाएगा किसमें, आंसर में, आंसर में फर्क आ जाएगा। दोनों बार बार कह रहा हूं, दोनों चीजें एक ही है। वो जो हमने ऊपर लिखी थी H2 + ½ of O2 gives out H2O, वो क्या थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो क्या थी, H2 + ½ of O2 इज इक्वल टू H2O gives out H2O, वो क्या थी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो हमने नीचे लिखी थी H2 + O2 H2 + O2 gives out 2H2O, वो क्या थी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो क्या थी सही मायने में, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने पर केमिकल रिएक्शन कराने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, उसको उस रिएक्शन की एंथैल्पी कहते हैं। फर्क दोनों में, एक तो यह आ गया कि वो रिएक्शन की होती है और वो फॉर्मेशन की, जबकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। अगर आपने वही रिएक्शन कराई, बस क्या करना है, बैलेंस कर देना रिएक्शन को, बैलेंस्ड, बार बार कह रहा हूं, फर्क आएगा। देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होगी, सेम होगी, और कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगी। वो कौन सी होंगी जिनमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग होगी, सर, जिनकी बैलेंस करने पर रिएक्शन बदल जा रही हो, मतलब रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बैलेंस करने पर बदल जा रहे हों, समझ गए ना। वो क्या होगी, उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग होगी और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग होगी। कौन सी,
वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन लिखना केमिस्ट्री में फिजिबल नहीं है, बेहतर नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तब मानी जाती है जब हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, स्टोइकियोमेट्री के बेस पे ले आते हैं। रेशियो कैसे होने चाहिए, 2:3:4 इस टाइप से, यानी कि 2:1/2 या 1:1/2, इसको लेंगे 1, इसको लेंगे आधा, ऐसा नहीं बोलते, समझिए ना। तो रेशियो कैसा होना चाहिए, होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, बात समझ में आ रही ना। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तब मानी जाती है जब हम लोग उस पूरी इक्वेशन को 2 से या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप में से किसी ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया हो तो वो जान रहे होंगे कि जब हमने क्या कराया था, बैलेंसिंग कराई थी ऑक्सीडेशन नंबर से और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो उसमें कई बार क्या हुआ करता था कि एलिमेंट कम ज्यादा आते थे तो हम पूरी इक्वेशन को 7 से या 6 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई। वो करना पड़ता है, क्लियर है ना। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहा जा रहा है, नीचे वाली को, नहीं समझे आप यहां ध्यान लगाओ। H2 ध्यान दीजिएगा, H2 + ½ of O2, फिर से एग्जांपल इसका ये लिखेंगे। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा RH, ये किससे डिनोट की जाएगी, डेल्टा RH। जैसे वहां डेल्टा FH था वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा H और उसके नीचे छोटा सा R। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन H2 + O2 गिव्स आउट H2O, कितना आया था, कितना आया था, 285 पॉइंट कुछ था ना शायद, 285.8 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये क्या होगा, 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। ऊपर वाली को बैलेंस नहीं कहा जाता, बार बार कह रहा हूं, भले ही वो बैलेंस है, मैथमेटिकली है, फिजिकली बैलेंस्ड है। आपको सर हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के हिसाब से वो बैलेंस्ड है, समझिए ना, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से बैलेंस नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये मानी जाती है। अगर ये बैलेंस ना हुआ करती ना, फिर सब लोग वैसे ही लिखा करते, फिर सबका मन हुआ करता सर मेरे ना ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे, तो क्या करूं सर, उसके काम कर लेता हूं ना, 9/2 लिख देता हूं, क्योंकि सर उधर क्या हो रहे हैं, सर इधर आ रहे हैं 5, इधर आ रहे हैं 5, उधर आ रहे हैं सर 8 या 7, तो सर 7 बनाने के लिए मुझे एक ऑक्सीजन बढ़ाना है घटाना है, तो मैं सर ½ O2 लिख देगा हूँ। नहीं, ½ O2 नहीं लिखेंगे, पूरी को क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर हाफ का आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर भी लिया तो भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे। अब ध्यान लगाओ, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये कितनी आएगी पता है, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 कैरी, बोलो ना पक्का, 571.6। देखो भाई ऐसा कुछ ये लड़की कह रही है, यूनिट बताओ बच्ची, यूनिट बताओ, किलो जूल पर मोल। बस यही ध्यान लगाना है, बार बार कह रहा हूं यार, ऐसा थोड़ी होता है अगर सेम, अगर दो चीजें अलग है तो में कुछ डिफरेंस नहीं होगा। एक डिफरेंस तो क्या हो गया कि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बदल गए, दूसरा चेंज ये होगा कि वैल्यू बदल गई, तीसरा चेंज ये होगा कि यूनिट बदल जाएगी। बोलो क्यों, क्योंकि वो ऊपर वाली जो लिखी है वो किलो जूल पर मोल है, 1 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए। नीचे वाली जो लिखी है वो किलो जूल पर मोल नहीं है, वो पूरी रिएक्शन की है, इसलिए पर मोल नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ किलो जूल लिखा जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, नहीं क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की यूनिट किलो जूल, केवल जूल या किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की यूनिट किलो जूल या जूल। कारण यार कुल मिला जुला कर अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट डू यू मीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो सिंपली बोलो किसी भी रिएक्शन को कराने में जितनी हीट निकले या जितनी हीट एब्जॉर्ब हो, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। हालांकि वो बैलेंस्ड कंडीशन में हो तो बेहतर है, बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कराने में जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हो या जितनी भी हीट इवॉल्व हो, उसी को कहा जाता है उस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब वो केवल हीट की बात हो रही है, पर मोल की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए केवल यूनिट क्या होगी, जूल या किलो जूल। और अगर मैंने कहा पर मोल को बनाने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, तो फिर यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर मोल। वही जो तुम्हारी बात है अभी थोड़ी देर पहले, वही फर्क आ गया फिर से, ये डिफरेंस यहां भी देखने को मिला। क्लियर है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की यूनिट किलो जूल, अभी को डाउट है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की यूनिट किलो जूल पर मोल। अब ये किलो जूल, ये इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतनी क्यों है, हमने कहा बैलेंस कंडीशन में डबल हीट निकलेगी। क्यों निकलेगी भाई, 1 मोल को बनाने पर इतनी हीट इवॉल्व हुई तो 2 मोल को बनाने पर इतनी हीट इवॉल्व होगी। यही सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि वो आपसे बोलेगा ये वाली रिएक्शन देके आपसे बोलेगा बताओ इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो पहले आप चेक करना कि वो बैलेंस कंडीशन में लिखी है कि नहीं लिखी है रिएक्शन। अगर बैलेंस नहीं लिखे तो उसको बैलेंस करना, बैलेंस करोगे आपको आइडिया लग जाएगा आपने कितने से मल्टीप्लाई किया है या कितने से डिवाइड किया है। नहीं समझे, जैसे सपोज कर लीजिए कि उसने आपको दे दिया 4H2 + 2O2 गिव्स आउट 4H2O + Q, तो आपसे बोला कैलकुलेट इट्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के बेस पर आप मुझे इसकी बताइए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एज वेल एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नहीं समझे,
दोनों बातें पूछी हैं। तो अब क्या आ जाएगा, अब हम कहेंगे सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मुझे बैलेंस कंडीशन में चाहिए होगा। बैलेंस इक्वेशन के लिए सर ये ना मुझे लग रहा है सबके सब में 2 बिना बात का आ रखा है, अगर सब में से कॉमन आ रहा हो तो उससे डिवाइड करा दो, अगर सब में से आ रहा हो, और अगर कहीं डिवाइड में हो तो फिर सब में मल्टीप्लाई करके उसको कॉमन बना लो। बात समझ में आ गई ना? तो मैंने कहा सर इसको क्या करूंगा, 2 सबसे कॉमन लेके कटा दूंगा। तो 2 कॉमन लेके जब कटाऊंगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 2H2 + O2, 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस Q/2, ये अपना आप ही Q/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसकी वैल्यू लेकिन जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस का Q/2 किलो जूल, बस खत्म। अगर ये किलो जूल में दे रखा है, क्यों किलो जूल, और जूल में दे रखा है तो जूल से। किलो जूल क्यों, केवल किलो जूल क्यों? क्योंकि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। अब सर मुझे निकालनी है इसी से क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सर फॉर्मेशन के लिए ये कितना होना चाहिए, 1 मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए जो बना है वो 1 मोल होना चाहिए। तो इसको 1 मोल बनाने के लिए फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा देंगे। तो अब बन जाएगी सर इक्वेशन H2 + हाफ ऑफ O2 गिव्स आउट H2O प्लस Q/4। इसलिए सर डेल्टा FH कितना हो जाएगा इसी का, माइनस का Q/4 किलो जूल पर मोल। लेकिन अब की बार भूलिएगा नहीं पर मोल। अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? और क्या चाहिए, इसी को समझना है, बस इतना समझ लिया तो बहुत है आपके लिए। अभी बताओ इतनी बात पकड़ में आ गई? ठीक। अब मुझे एक और रिएक्शन का बताओ। मैंने बोला C + O2 गिव्स आउट CO2 प्लस C + O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 393 पॉइंट कुछ करके होती है यार, मैंने होती है ना, हाँ वो मुझे कुछ याद कुछ आ रहा है लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया 393.5 किलो जूल। बताओ किलो जूल लिखूं या किलो जूल पर मोल? अब बात समझिएगा, खास बात ये है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है कि नहीं है, बोलो। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और मोल कितने बन रहे हैं, 1 मोल बन रहा है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नहीं समझे? मैंने बोला था ना कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होती है, बशर्ते कि किनकी होगी ऐसी, जिनका प्रोडक्ट तो 1 मोल बन रहा हो और वो खुद ही बैलेंस कंडीशन में हो। जब 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा हो तो वो ऑलरेडी क्या हो, बैलेंस्ड हो। तो फॉर्मेशन 1 मोल का हो रहा है, इसलिए अगर तुमसे उसने जवाब मांगा कि सर अगर उसने यहाँ लिखा है ये किलो जूल, केवल ये लिखा है, तो और वो आपसे पूछ लिया बताओ ये जो यहाँ 393.5 लिखा है ये क्या है, तब आपका जवाब होगा दिस इज डेल्टा RH। कितना होगा, 393.5 किलो जूल, खत्म। हाँ सॉरी माइनस का, वेरी गुड, माइनस का। क्लियर? समझ में आया? अगर उसने हमसे कहा ये जो लिखा है ये क्या है, जो मैंने लिखा वो क्या है, अभी मुझसे नंदिनी कह रही थी सर पर मोल लिखिए, मैं क्यों लिखूं पर मोल, मैंने इतना लिख दिया। ये लिखा तो इसका मतलब मैं क्या जानकारी दे रहा हूं, मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जानकारी नहीं दे रहा, मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जानकारी दे रहा हूं आपको। क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन है और जो हीट निकल रही है वो किलो जूल में होगी। अगर रिएक्शन के बेस पर बात कर रहा हूं किलो जूल में। इसी से आंसर, अगर मैंने पूछा डेल्टा FH कितना होगा तो फिर आंसर होगा माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल। बताओ क्या फर्क आया, कोई फर्क नहीं आई बात समझ में, सिर्फ यूनिट बदली है। अभी कोई डाउट है? बार बार कह रहा हूं, ऐसी रिएक्शंस जिनमें की एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो, ठीक है ना, 1 मोल बन रहा हो, सिर्फ 1 मोल बन रहा हो और वो बैलेंस्ड भी हो, तो ऐसे में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अगर मैं तुमसे पूछ बैठूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं तुमसे पूछूं CaO + H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस Q, क्लियर? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Q, क्लियर? बताइए क्या इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होगी? क्या इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होगी? सेम होगी? पक्का? सोच लो। कारण क्या है सर? सबसे पहले चेक करो बैलेंस है कि नहीं है। तो हमने कहा सर बैलेंस्ड है। अब अगर बैलेंस्ड है तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये डेल्टा RH है। तो डेल्टा RH कितने के इक्वल हो गया सर? अब चेक करो कि बैलेंस्ड कंडीशन में 1 मोल बन रहे, 2 मोल बन रहे, 10 मोल बन रहे, आधा मोल बन रहा है, कितना? 1 मोल। तो 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब सर ये डेल्टा FH भी है, यही क्या भी है? बोलो कोई डाउट हो तो? नहीं समझ पाए? बस फर्क क्या लिखना है लेकिन पेपर में, ये सर किलो जूल है और ये सर किलो जूल पर मोल। अब बताओ कोई डाउट हो तो? पक्का? श्योर हो? वेरी गुड। तो बस इतना ही तो पकड़ना है, हो गया, बढ़िया। आगे
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, 3 बातें हो गई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें स्टैंडर्ड वाले को भूल जाओ, इतना चक्कर में ना पड़ना उसका। अगर आया भी तो बस कितना ही बदलाव आएगा कि यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, एफ नॉट डेल्टा एफ एच नॉट, बस। ठीक है, अभी कोई डाउट है? नहीं, नोट करिए। चलिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कितनी दुनिया भर की एंथैल्पी है इसमें, है ना, इस चैप्टर में। एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखिए, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज, ब्रैकेट में लिखिएगा हीट इवॉल्व, सिर्फ इवॉल्व, ये मत सोचना सर भूल गए, ठीक है ना। द एंथैल्पी चेंज ब्रैकेट में लिखेंगे हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व, ठीक है ना। व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज, हीट इवॉल्व ही क्यों बोला, हीट एब्जॉर्ब क्यों नहीं बोला? सर कंबशन में कौन सी हीट एब्जॉर्ब होगी? कंबशन हो रहा है किसी चीज का, कोई चीज जल रही है तो जलने में तो हीट निकलती है ना सर। कोई भी चीज, किसी भी चीज को जलाओ तो हीट निकलेगी, बात समझ ना। जैसे अंजेश जब अनिमेश को बोलता है कि अच्छा मुझे आँच महसूस हो रही है ना, अंजेश बोलता है ना निमेश को, मुझे कोई गर्माहट महसूस हो रही है, मतलब तुम जल रहे हो, हाँ, मुझसे जल रहे हो, आँच महसूस हो रही है, तपिश महसूस हो रही है, इसका मतलब तुम अंदर से क्या हो रहे हो, जल रहे हो, ठीक है ना। खैर ध्यान लगाओ, है ना, ऐसा होता है। अच्छा तुमसे अगर कोई ये पूछ ले कि ऐसी कोई कंबशन, ऐसा कोई कंबशन बताओ जिसमें हीट महसूस ना हो रही हो, तो बोलना सर दोस्तों का जलना, ठीक है ना भाई, दोस्त जब जलते हैं ना तो पता नहीं चलता, ठीक है ना। ओके, हाँ, आसपास वालों का जलना, ठीक है ना। चलो खैर लिखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या लिखा, द एंथैल्पी चेंज ब्रैकेट में लिखेंगे हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल, अब यहाँ भी ध्यान देना, 1 मोल, इस पे बहुत ध्यान देना है। When 1 mole of a substance is completely combust, is completely burnt, when 1 mole of a substance is completely burnt, पहली बात ये भी ध्यान रखना, आधा नहीं जलाना है, पूरा बरांद पूरा जला देना है उसको। 1 mole of a substance is completely burnt, BURNT वाला burnt, ठीक है ना। When 1 mole of a substance is completely burnt in excess of oxygen, completely burnt in excess of oxygen, in excess of oxygen or air, in excess of oxygen or air, ठीक है। पहली बात, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कोई भी चीज कंबस्ट नहीं हो सकती, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, इसके बगैर कोई चीज जल ही नहीं सकती। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब उसने कहा सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल हो हमारे पास, और हम 1 मोल किसी चीज का बर्न कर रहे हों, तो किसी भी चीज के 1 मोल की बर्निंग से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है या हीट इवॉल्व होती है, वही हीट क्या कहलाती है, उस कंबशन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उस प्रोसेस की एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नहीं समझे? किसी भी चीज के, बार बार करो, किसी भी चीज के 1 मोल बर्निंग से, 1 मोल किसी भी चीज को बर्न कर देने से, कंप्लीटली बर्न, 1 मोल लकड़ी को, 1 मोल लकड़ी, अब लकड़ी का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले कि वो लकड़ी किस, अब हर एक लकड़ी का केमिकल फॉर्मूला अलग अलग होता है, इसीलिए हर एक लकड़ी सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करती। झाड़ियाँ जला रहे होंगे तो उससे अमाउंट ऑफ हीट अलग निकलेगी, शीशम का पेड़ जला रहे होंगे उससे अलग निकलेगी, नीम जला रहे होंगे तो उससे अलग, पीपल का पेड़, कोई भी, समझ में आ रही बात ना, कोई भी पेड़ जला रहे होंगे तो जैसी लकड़ी, क्योंकि हर एक लकड़ी का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग। भाई अगर सबका केमिकल कंपोजिशन रखना होता तो साल, सागौन, नीम, अमरूद, सब में किसी में कोई फर्क ही ना होता, हर एक पेड़ की लकड़ी एक जैसी होती। सबकी लकड़ी लकड़ी तो है, ठीक है ना, दिस द कलेक्टिव नाउन। समझ में आ रही बात ना, हमने सबके लिए क्या बोल दिया, सॉरी कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन है, लकड़ी कहते हैं सबको। लेकिन भाई समझ में आ रही बात ना, लकड़ी कहने के बाद भी पर सारी लकड़ियों में फर्क होता है। सर चंदन की लकड़ी को आप नीम की लकड़ी से नहीं मिला सकते, कुछ बात समझ में आ रही ना। इसलिए
तो कहने का मतलब सबका केमिकल कंपोजिशन अलग है। तो अगर आपको मैं कहूं, इसलिए मैं लकड़ी का एग्जांपल नहीं दूंगा, एग्जांपल दूंगा किसका, 1 मोल कार्बन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो जाए, समझ जाओ वही कार्बन के कंबशन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बार बार कह रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस के, अब फिर वापस आ जाओ, 1 मोल मीथेन को बर्न करने पर, 1 मोल मीथेन को बर्न करने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाए वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है मीथेन की। 1 मोल कार्बन को बर्न करने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाए वो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है किसकी? कार्बन की, कोयले की। समझ में आ रही है बातें? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। तो क्या यही सेम एग्जांपल फिर से चेप देंगे यहाँ? नहीं समझे? देखो ना, यही सेम एग्जांपल, एकदम सेम, बिल्कुल यही। कारण क्योंकि यही क्या भी हुआ, 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में हीट इवॉल्व होती है। जब हम कोयले को जलाते हैं ना, कंप्लीटली बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इनकम्प्लीटली बर्न होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इसलिए उसने क्या वर्ड यूज किया है? कंप्लीटली बर्न्ड, कंप्लीटली बर्न, पूरी तरीके से जल जाए। कोयले को जलाने पर 2 चीजें निकलती हैं बस, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, 2 चीजें। रेसिड्यू की फॉर्म में राख रह जाती है, वो रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो किसी भी सब्सटेंस का, बार बार कह रहा हूं, 1 मोल को कंप्लीटली कंबस्ट करने पर जितनी हीट इवॉल्व होगी उसको कहा जाएगा उस सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा CH। ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है? हर एक का नाम याद रखना बस। कंबशन का C ले लिया, फॉर्मेशन का F ले लिया, रिएक्शन का R ले लिया, फ्यूजन का FUS ले लिया, वेपराइजेशन का VAP ले लिया, सब्लिमेशन का SUB ले लिया, सारे बन गए। नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो डेल्टा CH इसको डिनोट करते हैं इससे। अब बताओ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में फिर वही एक एग्जांपल बताओ कितनी जगह काम आया हमारे? 3 जगह। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी वही एग्जांपल दे सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी वही एग्जांपल दे सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में भी वही एग्जांपल दे सकते हैं। तो C + O2 गिव्स आउट CO2 + 393.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन अब पर मोल, समझ गए? कारण क्या है? क्योंकि इसके 1 मोल को कंबस्ट कर रहे हैं। नहीं समझे? इसके 1 मोल को कंबस्ट कर रहे हैं। पकड़ में आ रही बात? श्योर हो ना? बहुत अच्छे। फिर सुनो, अगर मैंने कहीं दिया, ध्यान से सुनिएगा, 4A + O2 इफ, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, इफ 4A + O2 गिव्स आउट AO2, पहले तो इसको बैलेंस करो, कितने A हैं? 4, तो 4AO2। ये बताओ O2 कितने हैं? 2, और यहां पर 4 दूनी 8, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करूं? समझ में आ गया? कोई डाउट है? 4 मोल AO2, तो ये मैंने ऐसे दिया है, मैंने दिया ऐसे, ये दिया प्लस यहाँ क्यों दिया। और अब आपसे पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस रिएक्शन? पहली बात तो ये क्या है जो मैंने क्यों लिखा है? क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? नहीं सर, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी नहीं है। बस ये क्या है? इस फॉर्म की एंथैल्पी है। इतना काम करने में इतनी हीट रिलीज हुई है। 4 मोल अगर मैंने A के कंबस्ट किए, 4 मोल अगर मैंने A के कंबस्ट किए तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? समझ में आ गई बात ना? क्यों हीट? तो सर अगर मैं इसका डेल्टा CH निकालना चाहता हूं तो कहूंगा 4 मोल से इतनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो 1 मोल से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? तो बोलेंगे सर Q/4 माइनस का Q/4, किलो जूल पर मोल। या अगर ये किलो जूल में दिया है तो किलो जूल पर मोल। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। फिर समझो, एक और बात समझो, मिटा दो इसको भाई, ध्यान से देखना, बार बार कह रहा हूं। अरे रुको रुको, मैं बताता हूं क्या चीज। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फिर 4 से डिवाइड कराओ। बैलेंस होती है तब जब अगर कॉमन हो तो उसको कॉमन को कटा दो पूरी तरीके से। हाँ तो वही तो, तभी तो कहा है, तब भी वो भी यही होगी। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये वही तो लिखी है। अरे ये ऊपर वाली तो नीचे लिख दी मैंने, बस C की जगह बस जानबूझ के A कर दिया। समझ गए ना? ऊपर वाली ही नीचे लिखी है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ जाओ, मैं तब समझूंगा जब आप मुझे इसका बताएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, CH3OH + O2 gives out CO2 + H2O + Q। What do you mean by this? पहली बात तो ये जो लिखा है ये क्या है? मिथेनॉल। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। पता है कि नहीं आपको ये बात? ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग से
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ हीट इवॉल्व होती है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अगर मैं आपसे सवाल कर बैठूं कि बच्चों इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ कितनी है, तो पहले तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। जरा चेक करके बताओ बैलेंस है नहीं है ना? ओके, तो यहाँ कितने हैं? कार्बन एक, ठीक है जी। ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ 2 और एक 3। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 3 और 4। तो भाई इसको 4 करने के लिए चलो मैं नीचे लिखता हूँ, CH3OH प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस, इसको कर दिया मैंने क्या? 2H2। लेकिन सब जब 2H2O किया, बहुत ध्यान सुनना अब, जब 2H2O किया तो सर ऑक्सीजन बिगड़ गया, ऑक्सीजन बिगड़ गया। कहने लगा कि तुम हाइड्रोजन के चक्कर में पड़े हो बैलेंस करने, मैं बिगड़ जाऊंगा। तो अब कितना हो गया ऑक्सीजन? यहाँ 2 और 2 4, यहाँ कितने हैं? 3। अब बताओ इसको कैसे बैलेंस करूं? क्या कर दूं? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 ये और 2 ये 4 हो जाएंगे, लेकिन फिर हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। भाई इसको तो देखो, नहीं समझे? नहीं, तो हम क्या करेंगे? ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, बड़ी चालाकी दिखाएंगे। यहाँ कितने हैं? 2। इसको सर मैं क्या करूंगा? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? ये कितने हो जाएंगे? 3 ये और 1 ये। मैं सबको बिगाड़ने से बेहतर है इसको आधा करके, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में ले लूंगा। फिर क्या करूंगा सर? फिर मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर क्या करूंगा? बोलो ना। फिर सर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब ये बन जाएगी 2CH3OH प्लस 3O2 गिव्स आउट 2CO2 प्लस 2H2O। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा सॉरी, 4H2O प्लस कितना? Q। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने इस रिएक्शन की आपको एंथैल्पी दी थी, पहली बात मैं ये आपको दे रहा हूं, सॉरी ये, ठीक है ना, तो मुझे ये नहीं देना था, मुझे ये बैलेंस ही देनी थी, आपको इस फॉर्म में देना था। आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे चाहिए थी बैलेंस, मेरे रटी हुई थोड़ी ना थी भाई, यहाँ थोड़ी ना कर रखी थी। तो ये रिएक्शन है। अब मुझे बताओ इसकी हेल्प से एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल, दिस इज मिथेनॉल। नहीं समझे? तो क्या बोलोगे? -Q/2। यहाँ कितने मोल है अभी? 2 मोल। हमें पता चल रहा है इस रिएक्शन से सर। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछा इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो आंसर होगा -Q, आंसर होगा -Q। अगर मैंने पूछा इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बैलेंस रिएक्शन के लिए होती है, और बैलेंस रिएक्शन में आपने कितनी बताई? अमाउंट ऑफ हीट Q। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन सर इसका मतलब सीधे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो मिल गया, अभी कोई डाउट है? नहीं। लेकिन सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना होगा? तो हमने कहा भाई 2 मोल को कंबस्ट करने पर क्यों हीट रिलीज हो रही है, तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? -Q/2। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ओके श्योर? आज हम यहीं तक रखेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन तक, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगली क्लास में यहीं से पढ़ेंगे, और अगली क्लास यानी केमिस्ट्री क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में से एक, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? हेस लॉ। समझ गए ना? तो हम अगली क्लास में हेस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना काफी है।